नमस्कार साथियों। अगर गुइल वंश का पार्ट फर्स्ट आपने जाके नहीं देखा है तो देख लेना। और आज उसमें अपने जितने शासक थे वो बता दिए हैं। मुख्य आपको पता है, आपको गुइलादित्य बप्परावल यही ध्यान रखने हैं। अब रावल शाखा का अंतिम सम्राट हम पढ़ने जा रहे हैं, रतन सिंह। ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप करना नहीं है, क्योंकि स्किप करोगे फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर पढ़ना है तो नोट्स बनाना भी शुरू कर दो और साथ में पूरी वीडियो देखो। अगर अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, जादू टोना बाबू सोनान से बचना चाहते हो तो ठीक है। तो पढ़ रहे थे गुइल वंश पार्ट 2। अब गुइल वंश में क्या है देखो, और तो अपने सब पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे हम गुइल वंश। पढ़ रहे थे, अब आएगा गुइल वंश का शासक कौन? रतन सिंह। ठीक है। रतन सिंह क्यों फेमस हुआ? इसकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी, उसके कारण ये फेमस हुआ। यहां तो था रतन सिंह चित्तौड़ का शासक, और दिल्ली का था उस समय एके अलाउद्दीन खिलजी। यहां है श्रीलंका, जिसको उस समय कहते थे सिहल द्वीप। यहां के राजा थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के एक पुत्री थी जिसका नाम गंधर्व सेन की पत्नी जिसका नाम था चंपावती। गंधर्व सेन की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मिनी। अब रतन सिंह के पत्नी थी जिसका नाम था नागमती। अब हमें जो पद्मिनी की जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? पद्मावतरण से। ठीक है। पद्मावतरण किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। उस समय शासक कौन था? शेरशाह सूरी। ऐसे अगर रतन सिंह और पद्मिनी की कहानियां पढ़ना शुरू करेंगे तो इतनी सारी हैं, इतना मोटा है पद्मावतरण ग्रंथ। पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे। तो एक दो फेमस कहानियां हैं वो बता देता हूं। ऐसे कहते हैं कि पद्मिनी के पास एक तोता था जिसे बोलते हैं गागरोन या हीरामन तोता। तो कहते हैं कि इस हीरामन तोता के जो था उसके पीछे एक बार एक कैट यानी बिल्ली पड़ गई थी, और ये तोता उड़ करके कहाँ आ गया था? गागरोन। गागरोन में कोई शिकारी था जिसने इसको पकड़ लिया, और जो रतन सिंह था उसको कह दे दिया भेंट। तो एक बार ये तोता पिंजरे में था तो नागमती सज धज करके क्या हो रही थी? तैयार हो रही थी। तो नागमती ने तोते से पूछा कि बताओ मैं कितनी सुंदर हूं। तो तोते ने कह दिया कि जिसने हंस नहीं देखा हो वो बूढ़ों की पहचान क्या करेगा। मतलब फिर नागमती ने उतना ध्यान दिया नहीं, सोचा चलो पक्षी है कुछ भी कह देता है। जब नागमती चली गई तब रतन सिंह आए, और रतन सिंह ने पूछा तोते से क्या कह रहा था, वापस कहना, दोहराना बात को। तो उसने कहा कि सिंगल द्वीप के एक राजा है गंधर्व सेन, जिनकी पत्नी है चंपावती, उनकी पुत्री है पद्मिनी जो बहुत सुंदर है। इसने कहा पद्मिनी सुंदर है और आप भी चित्तौड़ के राजा हो
तो जोड़ी अच्छी लगेगी, चलो तुम मेरे साथ सेटिंग करवा दूंगा थारी। तो यहां से कहते हैं रतन सिंह ने एक जोगी का वेश धारण किया और कहाँ आ गया, सियालदीप। अब यहाँ के कई कहानियां हैं, सारी नहीं सुना सकते हैं। कुछ तो कहते हैं कि यहाँ पर गंदर सेन ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो प्रतियोगिता जीतेगा वही पद्मिनी से विवाह करेगा। एक ऐसे कहते हैं कि वो कोई शिव मंदिर गई थी पद्मिनी, वहां पर तोता चला गया और तोते ने इन दोनों की क्या करवा दी, विवाह करवा दिया। तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि ये जोगी का वेश धारण करके कहाँ चले गए थे, सियलदीप। सियलदीप जब ये चले गए तो वहां पर पद्मिनी के जो उनका वो था रूम, उनके सामने चक्कर लगा रहे थे बार बार, तो उनके कमरे के सामने थे बार बार। जब ये कमरे के सामने थे तो गंदर सेन के सैनिकों को पता चला, तो गंदर सेन के जो सैनिक थे वो पकड़ के इन्हें लेके आ गए। इनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो एक भिखारी। उसने कहा भिखारी है तो भीख क्या तुम्हें पद्मिनी के जो महल है उसके सामने मिल रही है क्या, अगर भीख लेनी थी तो अंदर आते। ठीक है, तब इस बाद में क्योंकि राजा पहचान जाते थे कोई राजकुमार है, तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम तो कहीं के राजकुमार हो। तब इन्होंने बताया कि मैं चित्तौड़ का राजकुमार हूं। तब कहते हैं पद्मिनी का इनके साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया। तो बहुत सारी कहानियां हैं, तो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो अपन पढ़ लेंगे। तो सिंहलदीप से पद्मिनी को लेकर के कहा गया चित्तौड़। पद्मिनी के साथ दो लोग आए थे, एक का नाम था गोरा, एक का था बादल। एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया था कि गोरा का पद्मिनी से क्या रिश्ता था, गोरा का पद्मिनी से क्या रिश्ता था। तो ध्यान रखना गोरा तो इसका चाचा था और बादल क्या था, भाई। पूछ ले तो सिंहलदीप से आगे कहां पर, रतन सिंह के दरबार में आके रहने लगी। तो रतन सिंह के यहाँ पर राघव चेतन नाम का एक आदमी रहता था। ये तांत्रिक विद्याएं करता था, जिसका पता रतन सिंह को चल गया। तो रतन सिंह ने इसको क्या कर दिया, दरबार से निकाल दिया। जब राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया, जब जा रहा था तो पद्मिनी सोचा इसका क्या लगेगा, पाप लगेगा। तो जब ये महल छोड़ के जा रहा था तो ऊपर पद्मिनी थी, तो पद्मिनी ने ये हाथ ऐसे करके खड़े हुए थे, तो पद्मिनी ने ऊपर से कुछ डाला। तब कहते हैं कि राघव चेतन की जो निगाहें थी वो पद्मिनी के कहाँ पड़ गई, फेस पर, चेहरे पर पड़ गई। तो जैसे ही पद्मिनी को देखा तो राघव चेतन बेहोश हो गया। फिर पानी का छींटा मारने पड़ी, और जब पानी के छींटे मारे तब जाकर के राघव चेतन होश में आया। अब राघव चेतन यहाँ से चला गया, और चला गया तो वापिस कहाँ गया, ये चला गया एके के पास जो दिल्ली का शासक था। अब राघव चेतन जब गया और दिल्ली के शासक को सूचना लगी कि चित्तौड़ से कोई आया है, तो उसे कहा चलो अंदर बुला के लाया जाए। ये अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो बातें शुरू हुई। तो इसको तो करना था पद्मिनी का जिक्र सामने, तो इसने कहा कि शहंशाह और सब अच्छे, तो ऐसे बातें चलती रही। इसने कहा नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, सब मौज हो रही है, रानियों से क्या भरी पड़ी है, हरम। सर हरम क्या होती है, हरम पहले जब राजाओं को मसाज करवानी होती थी तो वो इंग्लैंड ब्रिटेन नहीं भाग जाते थे, कहाँ जाते थे, हरम में जाते थे। यहाँ पर रानी थी वो उनकी क्या करती थी, मसाज करती थी। तो कहा नहीं कोई कमी नहीं है, हरम में एक से बढ़ के क्या है, रानी है। तो उसने कहा कि हाँ हो सकता है। तब राघव चेतन ने कहा कि शायद इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज दिल्ली के इस दरबार में मौजूद है, लेकिन इस हिंदुस्तान की सबसे सुंदर नारी या सबसे सुंदर महारानी तो किसके पास है, रतन सिंह के पास। कहा कि किसके पास है, रतन सिंह के पास है। तो जब इसने कहा तो एक सेना लेकर के चल दिया और चित्तौड़ आ गया। अब पद्मावतरण ग्रंथ जो था 1540 में लिखा गया था। ये ग्रंथ तो ये कहता है
कि 8 साल तक घेराबंदी की थी। मैं खुद नहीं बता रहा हूं, जो ग्रंथ ने कहा है वही बता रहा हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 8 साल नहीं 8 माह तक घेराबंदी की गई थी ध्रुव की। बाद में एक ने कह दिया कि मैं तो आपसे संधि करने के लिए आया हूं, संधि के उद्देश्य से आया हूं, और कुछ भी नहीं है ऐसा आप सोच रहे हो ऐसा। तो ये क्या गया संधि के बहाने से। तो अंदर आकर के रतन सिंह के साथ चौसर खेल रहे थे दोनों बैठ करके। तो जब ये चौसर खेल रहे थे तो सामने क्या लगा हुआ था, कांच। ये कांच मैं नहीं बता रहा हूं कि कांच लग रहा था, हो सकता है उस समय कांच नहीं हो, लेकिन जो बात पद्मावतन ग्रंथ कह रहा है मैं वही कह रहा हूं कि कांच ही था। कई जगह कहते हैं कि पानी था। तो जब चौसर खेल रहा था तो जो एक था उसने क्या किया, जैसे उसकी जो निगाहें थी वो शीशे की तरफ पड़ी, कांच की तरफ पड़ी, तो उससे पद्मिनी का चेहरा दिखाई दे गया। और पद्मिनी का चेहरा दिखाई देते ही एक ही क्या हो गया, बेहोश हो गया। देखा कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, तो राघव चेतन ने बताया था बिल्कुल सही है कि पद्मिनी इतनी सुंदर है कि अगर पान खा ले तो पान का पीक जो होता है वो भी गले में ज्यादा दिखता है, अगर पानी भी पीती है तो पानी भी ज्यादा दिखता है, इतनी सुंदर है। फिर तो सोच लिया एक ने कि इसको तो लेके चलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर लेकर चलना पड़े। तो फिर रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को बाहर तक छोड़ने के लिए आया। जब रतन सिंह इसको बाहर छोड़ने के लिए आया, यहाँ 7 दरवाजे थे, ये दरवाजे पार कर लिए, रतन सिंह को पता नहीं चला। दरवाजे पार करते करते 7वां दरवाजा भी ये पार कर गए। यहाँ आने पर रतन सिंह को एक ने क्या मार दिया, धक्का मार दिया। ठीक है, सॉरी, एक ने रतन सिंह को धक्का मार दिया और यहां से रतन सिंह को कहां लेके आ गया, दिल्ली। जब रतन सिंह को दिल्ली लेकर के आया तो फिर एक ने एक्सचेंज ऑफर दे दिया कि 20% ऑफ, 50 रुपए के रिचार्ज पर 30 रुपए कैशबैक ऑफर आ गया तुरंत। यहां से एक ने एक लेटर लिखा पद्मिनी को, और लेटर में लिखा कि अगर चाहती हो कि रतन सिंह तुम्हें वापस मिल जाए तो एक काम करो कि तुम्हें रतन सिंह तभी मिलेंगे जब तुम्हें कहां आना पड़ेगा, दिल्ली, और मेरी क्या बनना पड़ेगा, रानी। फिर पद्मिनी ने वापस एक लेटर लिखा रतन सिंह को कि ठीक है मैंने तुम्हारी शर्त मान ली है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ 16,000 रानियां और आई, कई जगह 1600 बताते हैं कि 16,000 मान लो, 1600 मान लो, ठीक है 16 ज्यादा सही है। तो 16,000 रानियां मेरे साथ आएंगी, उन्होंने कह दिया। तो एक ने सोचा चलो एक आए 16 आए क्या है अपने लिए, तो क्या है फायदा, ये तो वापिस लेटर लिखा, कह दिया पद्मिनी से कि ठीक है आ जाओ, 16 आना है, 16,000 आना है, 16 लाख आना है, जितना भी आपको आना है आप आ जाओ। तब कहते हैं कि गोरा और बादल दोनों को के लिए क्या 16,000 पालकियां तैयार की गई। गोरा और बादल पद्मिनी बन करके वहां पहुंच गए। तब गोरा और बादल थे उसमें, तो गोरा और बादल ने पद्मिनी की आवाज में इंद्र सर की तरह आवाज चेंज करके कहा कि नहीं आज अंतिम वो है, अंतिम रात है, तो अंतिम रात में आज अपने महाराज के साथ गुजारना चाहती हूँ। आवाज चेंज कर ली गोरा और बादल ने कि आज अंतिम रात है, मैं रतन सिंह के साथ अंतिम रात गुजारना चाहती हूँ, कल से तो तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी। अब एक ही ने सोचा चलो इतना ही टाइम निकल गया तो आज की रात और सही, ठीक है चले जाओ। तब गोरा और बादल ने किसको क्या किया, रतन सिंह को आजाद कर लिया। ठीक है, रतन सिंह को क्या करा लिया, आजाद करवा दिया। लेकिन इसकी सूचना किसको लग गई, एक ही को लग गई कि रानियां तो आई नहीं, पद्मिनी तो आई नहीं, कौन आए हैं, गोरा और बादल। तब कहते हैं गोरा और बादल लड़ते समय किसको प्राप्त हो गए, वीर गति को, और थोड़ी देर के बाद रतन सिंह भी किसको प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तब जो रतन सिंह थे वो तो क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तब एक कहां पहुंच गया, चित्तौड़ पहुंच गया। और चित्तौड़ जब पहुंचा तो जब चित्तौड़ के पद्मिनी के महल तक पहुंचते उससे पहले पद्मिनी ने 16,000 मान लो या 1600 मान लो रानियों के साथ क्या कर लिया,
जौहर कर लिया। तो चित्तौड़ का क्या था, पहला साका था, कब किया था, जुलाई 1303 में, जुलाई 1303 में कर लिया था। अब जब इसको जीत लिया तो इस दुर्ग को जीतने के बाद जो एक था उसने ये दुर्ग जो था वो किसको सौंप दिया, इसका पुत्र था खिज्र खां। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। अब ये तो पद्मा, अब हम इस कहानी की क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं कि इसकी कोई बताएगा नहीं, आपको बता देता हूं। कहानी की हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो जब हमने पद्मावत ग्रंथ को खंगाला तो हमें यह पता चला कि पद्मावत जो ग्रंथ है वो 1500 कब लिखा गया है, 40 में, और ये घटना है 1303 की। मतलब कि 237 साल पुराना, मतलब 250 साल पुराना ग्रंथ है। अब 250 साल पुराने ग्रंथ में हो सकता है इधर उधर के नमक मिर्ची लगा करके तुक्के मार के बता दिया हो। तो एक बात तो ये, दूसरा एक ग्रंथ कहता है कि जब रतन सिंह को बंदी बना करके ले गया था अलाउद्दीन खिलजी, तब इस दुर्ग पर कुंभलगढ़ के शासक थे, उन्होंने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। जब कुंभलगढ़ के शासक ने हमला कर दिया था तो वो 2 साल के बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रतन सिंह ने तो शासन ही 1 या 2 साल किया था। 1302 से 3, या मान लीजिए 1301 से 3, 1301 से 3, तो शासन 2 साल किया था। तो और दूसरी बात, कुंभलगढ़ दुर्ग तो बना ही नहीं था तब, 1303 में तो कुंभलगढ़ दुर्ग बना ही नहीं था, जबकि 1540 के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग बन गया था। तो इस कहानी में सत्यता कम नजर आती है। ठीक है, ये कह रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के शासक ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया जब वहां गए, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग तो बना ही नहीं था, तब हमला कहां से करेगा। ये तो ये मन ग्रंथ कहानी लगती है, कोई 250 साल पुरानी, तो करेक्ट आंकड़े नहीं मिल रहे। अब सुनो कौन कौन और इसके बारे में क्या क्या कहते हैं कहानी के बारे में। यहां तो स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो। अब सुनो, पद्मावतरण का पता चली गया आपको कि इसने क्या कहा। इसके बाद फरिश्ता क्या कहता है उसकी भी सुन लेते हैं। फरिश्ता कहता है कि जो पद्मिनी थी वो रतन सिंह की क्या थी, पुत्री थी। पूरी कहानी वही की वही बताई, जो कौन बताता है, पद्मावतरण बताता है कि वही कहानी की अलाउद्दीन उसको लेकर के चला गया था। बाद में अलाउद्दीन ने कहा कि अगर अपनी पुत्री पद्मिनी को बचाना चाहते हो तो क्या करो, इसको तो अपने पिता को बचाना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। कहानी वही है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि फरिश्ता ने भी कहानी कहां से उठाई है, पद्मावतरण से। ठीक है, अब सुनो, टॉड अपनी एक अलग ही राम कहानी कहता है। टॉड ये कहता है कि उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो लक्ष्मण सिंह था। उस समय जो शासक था वो लक्ष्मण सिंह था, और क्योंकि लक्ष्मण सिंह क्या थे, अयोग्य थे या छोटे थे, तो भीमसेन शासन संभाल रहे थे उस समय। भीमसिंह के संभाल रहे थे, शासन संभाल रहे थे। और जो पद्मिनी है वो भीमसिंह की क्या है, पत्नी है। ये कहता है आपके टॉड जी कहते हैं, बड़े बड़े बाबा, कि ये भीमसिंह की पत्नी थी। और लक्ष्मण सिंह जो थे वो क्या थे, क्योंकि उम्र में कम थे इस वजह से। अब हकीकत जब सामने आई, हमने ग्रंथ को खंगाला और इसकी जब पड़ताल की, तो ये पता चला कि वास्तव में लक्ष्मण सिंह नाम का चित्तौड़ में कोई शासक है हुआ ही नहीं, ये तो ठाकुर थे।
समय नहीं थे, उसके बाद थे। शासक जो चित्तौड़ के क्या थे, ठाकुर थे। ठीक है, तो ये भी कहानी क्या हुई, झूठ हो गई। ठीक है, यहां तक आ गया समझ। अब देखो, जब एक दृष्टांत था, एक व्यक्ति था, तो एक के साथ इस मिशन पर था, जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने राजस्थान का साका अपनी आंखों से देखा, इसलिए कभी आ जाए कि चित्तौड़ साके का दृष्टांत कौन था, तो कौन था, अबुल फजल। अबुल फजल थे अबुल फजल के गुरु थे निजामुद्दीन सैफुल। तो कहते गयासुद्दीन, ये इन दोनों ने मिलकर के लगभग 7 शासकों का क्या देखा था, समय देखा था। दिखाई दे रहा है, इन्होंने लगभग 7 शासकों क्या देखा था, समय देखा था। तो गयासुद्दीन जो था उस समय दिल्ली का शासक है। ये कहते हैं ना कि दिल्ली दूर नहीं है, आज बता देता हूं दिल्ली दूर क्यों नहीं है और कितनी दूर है दिल्ली, और दिल्ली दूर कैसे है। तो जो गयासुद्दीन था, ये इसको पसंद नहीं करते थे। किसको, इनके गुरु निजामुद्दीन को। ठीक है, और अबुल फजल को ये पसंद करते थे। तो एक बार दिल्ली से बाहर गए हुए थे, तो दिल्ली से भी वापस आए दिन कहा कि मैं उससे पहले अपने गुरु से बोल देना दिल्ली छोड़ करके चला जाए। तो जब ये वापस आ रहे थे, तो पहुंचने से पहले ही जब अबुल फजल ने कहा कि गुरुवर कि आप छोड़ के चले जाओ, गयासुद्दीन का आदेश है कि अगर मैं तो तब गुरु ने कहा था निजामुद्दीन ने कि अभी क्या है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो जब ये दिल्ली आए तो जा रहे थे, तब रास्ते में कोई झोपड़ा था जो इनके ऊपर गिर गया और इनकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन की। तब से कहते हैं कि दिल्ली दूर है। तो निजामुद्दीन ने इनसे कहा था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम भी मर जाओगे। सीधा बैठ जाए। तो अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने 3 चीज लिखी थी, एक कबाली, मुकरिया और हिंदी खड़ी बोली। ठीक है, कवाली क्या होता है, धड़कन भला में तुमने गाना सुना होगा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ठीक है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तब कादर खान जो गाना गा रहे होते हैं, वो बैठ कर गाई जाती है क्या, कवाली, उसे बोलते हैं कवाली। एक होती है मुकड़िया। मुकड़िया क्या होता है, क्योंकि पहले आपके दादा वादा होते थे, वो चौंसरों खेल के टाइम पास करते थे, फिर तुम लोगों ने अंताक्षरी शुरू कर दिया, पबजी खेलते हैं, तो इसे बोलते हैं मुकड़िया या। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि पहले, अब जैसे मुकड़िया उस समय थी कि सबके सर के ऊपर थाल, ठीक है, सर के ऊपर सबके थाल, जो मोतियों से भरा उल्टा लटका, दिन रात फिरता फिर भी एक मोती नहीं गिरता। बताओ क्या क्या है, आकाश और, ठीक है, तो थाल है आकाश, और मोती क्या हो गए, तारे हैं, तो उल्टा रहता है और गिरता नहीं, तो ये होती है मुकरिया। एक हिंदी खड़ी बात बोली इन्होंने लिखी थी। तो जो निजामुद्दीन थे, इन्होंने कहा था अबुल फजल से कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम भी मर जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो कहते हैं कि निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई, और जब निजामुद्दीन की मृत्यु हुई तो अबुल फजल इन्हें देखने के लिए आए। तब आप कहते हैं कि अबुल फजल इनको देखने के लिए आए, और देखकर अबुल फजल बेहोश हो गए। और मरने से पहले अबुल फजल ने एक लाइन बोली थी कि गौरी सोवे सेज पर, गौरी सोवे सेज पर, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, खुसरो चल घर आपने जहां चहु देश। यहां पर एक उर्स बढ़ता है, निजामुद्दीन के नाम से उर्स बढ़ता है। उर्स की समाप्ति भी इसी के साथ होती है कि
गौरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, और चल खुसरो घर आपने जहां चहु देश। इसी के साथ उसकी समाप्ति होती है। और मृत्यु के बाद भी अबुल फजल और निजामुद्दीन की जो दरगाह है वो आमने सामने बनी हुई है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। स्कूल में हम आपके साथ खड़े हुए, इंग्लिश की वीडियो मिलेंगे आपको, मैथ की वीडियो मिलेंगी, स्कूल लेवल की इंग्लिश मैथ साइंस रेगुलर क्लासें मिलेंगी। तो देर किस बात की मुझे पता है, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब घंटी नहीं दबाई है, सब्सक्राइब घंटी दबा देना, और सेलेक्ट कर लेना वहां जा करके, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको मिलते रहे। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे सिसोदिया वंश राणा साका। ठीक है, गुइल वंश का पार्ट 2 है ये। धन्यवाद दोस्तों।